सो स्टूडेंट्स, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? या तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में उसको एक्सपेंड करके कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो अगर उसके बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स होंगे तो कैलकुलेशन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब बहुत टफ हो जाएगा, और फिर उसको कैलकुलेट करके हमें जो एक्चुअल में प्रूफ करना है उस प्रूफ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ करके पहले हम उसको डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंपल बनाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, और फिर हम उसको किसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। ये नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा सा डिटर्मिनेंट दिया है और आपने डायरेक्ट उसको किसी रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करोगे तो एक तो बहुत सारा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और हो सकता है कि जो प्रूफ करना है उसमें वो आप ना ला पाओ, आप उस टाइप से उनको अरेंज ना कर पाओ। तो बेटर होगा कि आप उसको डायरेक्टली एक्सपेंड ना करके पहले आप ये दिमाग लगाएं कि डिटर्मिनेंट की किसी प्रॉपर्टी से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग ये होता है कि उस डिटर्मिनेंट की ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज जितनी पॉसिबल हों उनको ज़ीरो बना सकें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें ज़ीरो बना लेंगे उतना ही हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हमें इसमें करना क्या है कि जहाँ तक पॉसिबल हो हमें डिटर्मिनेंट की एंट्रीज़ जो हैं, अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, उनको ज़ीरो बनाने का प्रयास करना है। क्योंकि ज़ीरो बनाने से जब हम बाद में उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा एक्सपेंसन बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके बहुत सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। या कई बार ऐसा होगा कि आपको एक्सपेंड ही ना करना पड़े, सीधे ही कोई ना कोई प्रॉपर्टी बन जाएगी, तो उस प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग हम उसकी वैल्यू राइट कर देंगे। अंडरस्टैंड? लेकिन हमको अगर कोई क्वेश्चन ए बी सी इस फॉर्म में गिवन है, मीन्स जहाँ पर न्यूमरल्स ना होके एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर इस टाइप की वैल्यूज़ हैं, तो हम डायरेक्ट उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंड करने का मतलब है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो अपने पैर में कुल्हाड़ी कौन मारता है, आप समझ जाओ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। मुझे प्रूफ करना है, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी। यहाँ पर आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये जो थर्ड वाली कॉलम है इसमें हो क्या रहा है, इसमें इन्हीं दोनों कॉलम के एलिमेंट्स ऐड होके लिखे हुए हैं। देखिए इस वाले कॉलम में इन दोनों कॉलम के एलिमेंट्स ऐड होके लिखे हुए हैं। तो अगर हम C1 को रिप्लेस कर दें, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दें C1 प्लस C2 से, फिर से सुनिए, अगर मैं C1 को रिप्लेस कर दूं C1 प्लस C2 से तो क्या होगा, C1 को अगर मैं रिप्लेस कर दूं C1 प्लस C2 से तो होगा क्या, जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसके एलिमेंट्स एज इट इज़ इसके टाइप के हो जाएंगे। अगर मैं C1 को रिप्लेस कर दूं C1 प्लस C2 से तो जो C1 के एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल इसके आइडेंटिकल हो जाएंगे। करते हैं, मुझे क्या करना है, C1 को रिप्लेस करना है C1 के एलिमेंट्स प्लस C2 के एलिमेंट्स, C1 के एलिमेंट्स प्लस C2 के एलिमेंट्स। तो ये हो जाएगा x प्लस ए, क्योंकि C1 का एलिमेंट x है, C2 का a है, तो x प्लस ए हो गया। ये हो जाएगा y प्लस b, और ये हो जाएगा z प्लस c। फिर इसके बाद चूँकि C1 में ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना था, अब इसके बाद C2 में तो वही कुछ नहीं करना, तो वही आ जाएगा a b c
एंड C3 में क्या है x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। तो अब हमने क्या देखा कि इस डिटर्मिनेंट के इस कॉलम एंड इस कॉलम की सारी एंट्रीज आइडेंटिकल हैं, सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आइडेंटिकल हैं। देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हमने पढ़ा था ना कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइडेंटिकल हों तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो अब आपको इसको कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली लिख देना है 0। क्यों 0? सिंस दिस एंड दिस आर इक्वल, सिंस C1 एंड C3 आर इक्वल, चूँकि C1 के एलिमेंट्स एंड C3 के एलिमेंट्स इक्वल हैं इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ का ये बेनिफिट है, मतलब हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना पड़ा। हमने देखा कि इसका C1 एंड C3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो डायरेक्टली हमने राइट कर दिया कि 0। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज़ का क्या बेनिफिट है। अंडरस्टैंड? हम ऐसे भी इसको कर सकते थे। आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में हैं तो उस डिटर्मिनेंट को हम 2 अनदर डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका जो थर्ड कॉलम है इसके एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में हैं, तो हम इस सिंगल डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो उससे भी देख लेते हैं। तो हम कैसे राइट करेंगे? इसको मैं लिखूंगा x y z, इसमें यही आ जाएगा a b c एंड थर्ड कॉलम में ये फर्स्ट वाले एलिमेंट्स आएंगे x y z प्लस फिर इसके बाद दूसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा? फर्स्ट कॉलम तो यही होगा x y z, सेकेंड कॉलम भी वही रहेगा a b c, थर्ड कॉलम में क्या आएगा? अब सेकेंड वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो सेकेंड वाले एलिमेंट्स क्या हैं? a b c। अब देखिए ये जो हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट्स आए हैं इसमें फर्स्ट वाला जो डिटर्मिनेंट है इसमें C1 एंड C3 इक्वल है तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। प्लस इसमें भी देखिए C2 एंड C3 इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो 0 प्लस 0 फाइनली 0 आ गया। तो हमें एक्सपेंशन कहीं पे भी नहीं करना पड़ा, मीन्स हमें डिटर्मिनेंट को किसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड नहीं करना पड़ा, प्रॉपर्टीज़ से ही इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से जो हमारा गिवन डिटर्मिनेंट है वो बहुत ईजी हो जाता है। कई बार तो हमें उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये था, इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने एक सिंपल प्रॉपर्टी लगाई और इसका आंसर तुरंत 0 आ गया। तो समझ में आया होगा। तो इसको आप और अच्छे से देखिए, समझिए और नोट कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी सॉल्व करने का प्रयास करिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अपने मन से भी सोचना है, क्योंकि जब आप अपने मन से सोचोगे तभी आपका माइंड काम करेगा, तभी आप सोच पाओगे कि ये प्रॉपर्टी यहाँ लगनी चाहिए। अंडरस्टैंड?